नमस्कार मित्रों, स्टडी विद अमित कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपको एक सामान्य विज्ञान लेके आए हैं और आपको सामान्य विज्ञान पढ़ाएंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपको पढ़ाएंगे ध्वनि। ध्वनि क्या है, इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका ये सभी वनडे एग्जाम के लिए, सभी टेट और सुपर टेट के लिए समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रदूषण के अंतर्गत भी आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं साउंड। थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, यहाँ पे हल्के में नहीं पढ़ेंगे। तो साउंड क्या है, हम लोग का जो टॉपिक है साउंड, ध्वनि। ठीक है, देखिए ध्वनि एक प्रकार की, सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि आपकी अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। देखिए तरंग दो प्रकार की होती है, वो हम आपको तरंग एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको हम बताएंगे। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, उसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी हम केवल अनुदैर्घ्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग में जो माध्यम के कण होते हैं, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में गति करते हैं। तरंग संचरण की दिशा में क्या होते हैं? गति करते हैं। ठीक है, ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं सारी। और ध्वनि आपकी अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है, अनुदैर्घ्य के बारे में जो सबसे पहला क्या कहते हैं मत दिया था, वो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने बताया था कि किसी भी माध्यम में ध्वनि की जो चाल होती है उसको आसानी से निकाला जा सकता है। और उन्होंने फार्मूला दिया V=√E/d। E क्या है? माध्यम की प्रत्यास्थता है और D क्या है? माध्यम का घनत्व है। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने, न्यूटन ने ठोस और द्रव के लिए जब इस फार्मूले पर मान निकाला तो V का मान आया 331.3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, और यही इसका प्रायोगिक मान भी था। ध्वनि का प्रायोगिक मान दोनों क्या था? बिल्कुल मैच कर रहा था। 331.3 मीटर पर सेकेंड, या कहीं कहीं आप 332 लगभग आप भी लिखा हुआ पाएंगे, और होता ही है। ठीक है, लेकिन जब इनके समीकरण से गैसों के लिए ध्वनि का चाल निकाला गया तो V बराबर आया आपका 280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना ही निकल गया है, 331 नहीं आया। इसका मतलब क्या था कि इस फार्मूले में कुछ ना कुछ विसंगतियां थी। ठीक है, और इन विसंगतियों को न्यूटन नहीं समझा पाए, इसलिए इनका जो फार्मूला था वो क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। फिर 1816 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक आते हैं, लाप्लास। ठीक है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने न्यूटन के नियम में थोड़ा सा संशोधन किया। संशोधन क्या था? केवल एक ही प्रॉब्लम थी, गैसों के लिए ध्वनि की चाल क्यों अलग आ रही है, इसी को थोड़ा सा बताना था। तो इन्होंने क्या किया कि जो V का फार्मूला था √P/d, देखिए गैसों के लिए E के स्थान पे क्या लेते हैं? P लिया जाता है, क्योंकि जो माध्यम की प्रत्यास्थता होती है वो गैसों के दाब के बराबर होता है, इसलिए E के स्थान में P लिया गया था। तो इन्होंने, लाप्लास ने P के बगल में लगाया एक गामा और फार्मूला दिया गामा P/d अंडर में। ठीक है, अब गामा क्या था? यहाँ पे इन्होंने गामा को बताया कि गामा जो होता है Cp/Cv के बराबर होता है। Cp क्या है? स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा, और Cv क्या है? स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा। इसके लिए जब द्विपरमाणु गैसों के लिए गामा का मान निकाला गया 1.42 निकल के आया, और जब इसको यहाँ पे अप्लाई किया गया तो V का मान आ गया 331.3 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो ठोस और द्रव में था सेम वही वैल्यू क्या हो गई? मैच कर गई। इस प्रकार क्या कहते हैं, लाप्लास का जो फार्मूला था ध्वनि के तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव और गैस के लिए क्या था, पूरी तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है,
तो ये आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण है, आपका क्या है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। अगर ऑप्शन में अनुदैर्घ्य नहीं है तो आपकी कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग है, ठीक है, क्योंकि यांत्रिक का ही ये आपका एक क्या है, भाग है, तो यांत्रिक तरंग में हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहीं आप पाएंगे नहीं, क्योंकि यांत्रिक में भी दो होता है, अनुप्रस्थ और दूसरा क्या होता है, अनुदैर्घ्य, यहाँ पे आपका अनुदैर्घ्य रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल ये हर माध्यम में क्या होती है, अलग अलग होती है। जल में अलग है, कांच में अलग है, ठीक है, आसुत जल अलग है, शुष्क वायु अलग है, ठीक है, एल्यूमिनियम अलग है, इस्पात में अलग होता है, लोहे में अलग होता है। तो क्या होता है, हर माध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। दूसरी बात, ध्वनि जो होती है बिना माध्यम के आगे नहीं बढ़ती है, निर्बाध है, ध्वनि नहीं चलेगी। इसलिए अंतरिक्ष में क्या होता है, विशेष प्रकार का इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ता है, तब क्या होते हैं, संप्रेषण हो पाता है, बातचीत हो पाती है लोगों में, नहीं तो बातचीत नहीं कर सकते, आप बोलते रहे, ठीक है, आवाज सामने तक नहीं जाती है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये बहुत आता है आपका कि विभिन्न माध्यम में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ध्वनि का वेग, तो शुष्क वायु में कितना होता है, 331.3 मीटर पर सेकेंड। शुष्क वायु में दो प्रकार की शुष्क वायु होती है, एक 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है और एक क्या होती है, 20 डिग्री सेल्सियस पर होती है। आसुत जल में कितना होता है, 1498, लकड़ी में 3700, लोहे में 5130, कांच में 5170, इस्पात में 5941, ग्रेनाइट में 6000 और एल्यूमिनियम में कितना होता है, 6400 मैक्सिमम होता है। जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम में आपसे प्रश्न लकड़ी, लोहा, कांच और इस्पात से पूछा जाता है मोस्टली, चारों दिए जाएंगे, आप सामने कहेगा निम्न में से इसमें ध्वनि की चाल न्यूनतम है, किसमें है, लकड़ी में। चारों में कहेगा निम्न में से सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें है, किसमें है, इस्पात में। लेकिन ये क्या होता है, कुछ विद्यार्थी क्या होता है, इसको रट लेते हैं कि इस्पात में सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है, ये गलत चीज है। इस्पात में नहीं, इस्पात से ज्यादा ग्रेनाइट, और ग्रेनाइट से ज्यादा किसमें होता है, एल्यूमिनियम में। इसलिए अगर ऑप्शन में इस्पात के साथ साथ ग्रेनाइट और एल्यूमिनियम भी हो तो आप बिल्कुल भी सचेत रहिएगा, इस बात पे नहीं टिक करना है, टिक करना आप किसमें है, एल्यूमिनियम में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं विभिन्न कारकों का ध्वनि पर प्रभाव। विभिन्न कारकों का ध्वनि पर प्रभाव, ठीक है। तो देखिए विभिन्न कारकों का ध्वनि पर जो प्रभाव है, यहां से एक प्रश्न बहुत आपका महत्वपूर्ण बनता है और उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो विभिन्न कारकों का ध्वनि पर प्रभाव, विभिन्न कारकों का ध्वनि पर प्रभाव, ठीक है। पहला आपका क्या है, ताप, टेम्परेचर। देखिए ताप का ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है, ताप अगर बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा और ताप अगर घटेगा तो ध्वनि का वेग क्या होगा, घटेगा। मतलब क्या हुआ, बढ़ने पर बढ़ता है और घटने पर क्या होगा, घटता है, घटने पर घटता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। आर्द्रता में भी सेम कंडीशन है, बढ़ने पर अगर आर्द्रता बढ़ रही है तो बढ़ेगा और घटने में क्या होगा, घटेगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, क्या कारण है कि बरसात के दिनों में ध्वनि क्या होती है, तीव्र सुनाई देती है। बिल्कुल यही ध्वनि का आर्द्रता का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जिसके कारण क्या होता है कि ध्वनि तीव्र सुनाई देती है, ठीक है। तीसरा आपका है वायु का वेग, वायु का वेग। वायु का वेग जैसे जैसे बढ़ेगा ध्वनि का वेग बढ़ेगा, जैसे जैसे घटेगा ध्वनि का वेग क्या होगा, घटेगा। कहने का मतलब एक अच्छी चीज यहाँ पे क्या निकाला क्या है कि जो कारक है ताप, आर्द्रता और वायु का वेग तीनों में सेम कंडीशन है, ठीक है। बढ़ने पर बढ़ेगा और घटने पर क्या होगा, घटेगा, ठीक है। चौथा आपका इसमें आता है दाब, और आपका पांचवा होता है इसमें क्या होता है, आवृत्ति। तो दाब और आवृत्ति का, इन दोनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये सबसे आपका महत्वपूर्ण है, आवृत्ति। पूछता है निम्न में से ऐसा कौन सा कारक है जिस पर ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या आपका है, आवृत्ति है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आवृत्ति का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब है, प्रभाव तो तरंग दैर्घ्य का भी नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको भी लिख लेते हैं
तरंगदैर्घ्य का भी ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आवृत्ति आपका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, आर्ता है, ताप तो आप जानते ही हैं, तो इसलिए आपका दो टॉपिक तो विशेष ध्यान दीजिएगा, आर्ता और क्या है आपका आवृत्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ध्वनि का वर्गीकरण। ध्वनि का वर्गीकरण, ध्वनि का जब ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण करते हैं, ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण जब करते हैं तो तीन भागों में इसको हम लोग बांटते हैं। पहला आपका है अपश्रव्य तरंग, दूसरा आपका है श्रव्य तरंग और तीसरा आपका क्या है पराश्रव्य तरंग। तरंगे कर देते हैं, श्रव्य तरंगे पराश्रव्य तरंगे। देखिए अपश्रव्य क्या होता है, इंफ्रासोनिक, ये क्या है आपका सोनिक, ये क्या है आपका अल्ट्रासोनिक। देखिए बहुत आसान टॉपिक है यहाँ पे। देखिए 20 हर्ट्ज से अगर कम आवृत्ति है तो क्या होगा, अपश्रव्य तरंग होगा। 20 से अगर 20,000 हर्ट्ज तक है क्या होगा, श्रव्य तरंग होगी। और अगर 20,000 हर्ट्ज से क्या है अधिक है तो कौन सी तरंग होगी आपकी, पराश्रव्य तरंग होगी। देखिए हम लोग सुनते हैं 20 से 20,000 है, ध्यान दीजिएगा। और बच्चे जो होता है 20 से कम की भी सुन सकते हैं, 18 की सुन सकते हैं। बूढ़े जो होते हैं 20,000 पे नहीं सुन पाते हैं, उससे कम ही 18,000 पे रुक जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे 18 हर्ट्ज और बुजुर्ग या बूढ़े क्या होते हैं 18,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकते हैं, इसी बात आगे नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, अपश्रव्य तरंगे कहां से निकलती हैं, अपश्रव्य तरंगे जैसे मनुष्य के हृदय की धड़कन, मनुष्य के हृदय की धड़कन, ठीक है, यहां से क्या होगी अपश्रव्य तरंगे निकलती हैं। ठीक है, और सरल लोलक की गति में भी क्या होता है, ये भी आप जान लीजिए, सरल लोलक की गति। ठीक है, इनसे क्या होता है कि अपश्रव्य तरंगे क्या होती है, निकलती हैं। ठीक है, श्रव्य तरंगे देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्या है, पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे से इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसकी कुछ विशेष अनुप्रयोग है और अनुप्रयोग आपसे पूछाता है, लेकिन यहाँ पे इसको हल्के नहीं लेना, यहाँ पे ध्यान देना है। 20 से कम है तो अपश्रव्य। ठीक है, देखिए अपश्रव्य तरंगों में जैसे कुछ जानवर ऐसे हैं जो अपश्रव्य तरंगों को क्या करते हैं आसानी से सुन सकते, जैसे कुत्ते और लोमड़ी, ये क्या होते हैं अपश्रव्य तरंगों को आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है, अब श्रव्य तरंगे किससे निकलती हैं भाई, श्रव्य तरंगों में चाहे जो लीजिए, बांसुरी ले लीजिए, शहनाई ले लीजिए ना, हारमोनियम ले लीजिए, जिनको हम सुन पा रहे हैं वो क्या है, श्रव्य तरंगे। ठीक, आपका आता है पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक। पराश्रव्य तरंगों में क्या होता है कि पराश्रव्य तरंगों में से चमगादड़ एक ऐसा जीव है, चमगादड़, जो आपका पराश्रव्य तरंगे निकालता है और सुन भी सकता है। बाकी आपका है जैसे आपका बंदर हुआ, डॉल्फिन हुआ, ठीक है, कुत्ते हुए, ये क्या होते हैं पराश्रव्य तरंगों को आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों में एक और आपका महत्वपूर्ण है, जैसे इसमें आपका है चमगादड़, ध्यान दीजिएगा, चमगादड़ मतलब कि पराश्रव्य तरंगे निकाल और सुन दोनों सकते हैं। ठीक है, समझ में है। बाकी आपका डॉल्फिन भी है, बंदर है, कुत्ते हैं, ये क्या कर सकते हैं, इसको क्या करते हैं सुन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको सुन सकते हैं। यहां पे देखिए कुत्तों के लिए क्या होता है कि एक यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है कि पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से कुत्तों को ट्रेनिंग जाती है। जैसे आप देखते हैं ना स्क्वाड डॉग होता है, तो इनको ट्रेनिंग जाती है, तो अपश्रव्य तरंगे कौन निकालेगा, तो उसके लिए क्या होता है सीटी का प्रयोग किया जाता है। वो सीटी आप जानते रहिए, गार्टन सीटी। कौन सीटी है, गार्टन सीटी है, जो कुत्तों को ट्रेनिंग दिया जाता है जिसके माध्यम से और कुत्ते ट्रेंड होते हैं। और फसलों में जैसे पहले हम लोग होता था कि चिड़िया उगाते थे, मतलब इसको क्या कहते हैं उड़ाते थे, अगर कोई बीज वगैरह डालते थे तो चुन जाते थे। तो अगर इनसे बचना है तो हम लोग गार्टन सीटी के पास जाए तो आसानी से क्या हो, कोई समस्या नहीं, उसको बजा दीजिए, आसानी से पक्षियां क्या होंगे, उड़ जाएंगे। तो गार्टन सीटी की चिड़ियों को उड़ाने में
ठीक है, उड़ाने में, चिड़ियों को उड़ाने में और कुत्तों को प्रशिक्षण के रूप में गार्ड का चींटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पराश्रव्य तरंगों के अनुप्रयोग, जो कि आपका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, पराश्रव्य तरंगों के अनुप्रयोग। ठीक, तो हेडिंग करिए सब लोग, पराश्रव्य तरंगों के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है आपका पराश्रव्य तरंग। देखिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग जो होता है, पहली बात तो गठिया रोग के उपचार और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं गठिया रोग के उपचार में और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। दूसरा आपका है पथरी जो होता है ना, पथरी गुर्दे के वृक्क की पथरी को तोड़ने में भी। ठीक है, वृक्क की पथरी को क्या करने में, तोड़ने में। कारखानों या चिमनियों की सफाई में, चिमनियों की सफाई में, कीड़ों को मारने में, कीड़ों को मारने में, वेल्डिंग में मतलब धातुओं की जुड़ाई में। ठीक है, देखिए जो आपका यहाँ पे चिमनी की सफाई में, ये जवाहरात की सफाई वगैरह में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जवाहरात की सफाई में, सोने चांदी की सफाई में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। धातुओं की जुड़ाई में, वेल्डिंग में ध्यान दीजिएगा, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एक और है आपका सोनार में, इसमें सोनार में। और एक है कि समुद्र में जो मछलियां होती हैं, तो मछलियों के झुंड का पता लगाने में भी प्रयोग करते हैं। मछलियों के झुंड का पता लगाने में इसका प्रयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सोनार में इंपॉर्टेंट है आपका वृक्क की पथरी को तोड़ने में और गठिया रोग के उपचार और मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में और कीड़ों को मारने में, मच्छर मारने में भी इसका प्रयोग आप पराश्रव्य तरंगों का किया जाता है। यहाँ पे सोनार आपका सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सोनार का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो देखिए सोनार का हम फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, क्या होता है, रैंगिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए सोनार का प्रयोग हम क्या करते हैं, समुद्र तल में जहाजों का पता लगाने की। ठीक है, समुद्र तल में क्या होता है, जहाजों का पता लगाने में और जहाजों को दिशा निर्देश देने के लिए, डायरेक्शन प्रदान करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समुद्र की गहराई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन सोनार का प्रयोग कहाँ करते हैं, समुद्र की गहराई में स्थित वस्तुओं का पता लगाने में। समुद्र की गहराई में स्थित वस्तुओं का पता लगाने में, लिख लीजिए, समुद्र की गहराई में स्थित वस्तुओं का पता लगाने में और जहाजों को रास्ता दिखाने में। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। फेदोमीटर का प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई नापने में, सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई में नहीं, समुद्र की गहराई में ऐसी वस्तुओं का पता लगाने में और जहाजों को रास्ता दिखाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह था आपका पराश्रव्य तरंगों के अनुप्रयोग। ठीक है, तो
अगले वीडियो में हम आपको यही लेके आएंगे ध्वनि के बारे में ही, जिसमें आप पढ़ेंगे ध्वनि की विशेषताएं, ध्वनि तरंगों की विशेषताएं। ठीक है, जैसे ध्वनि तरंगों में क्या होता है, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, विस्पंद होता है, तारब्ध होता है, गुरुता होता है, प्रबलता होता है। बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो प्रकाश के हैं, उसके अलावा भी और सारे गुण हैं जो ध्वनि तरंगों में हैं और एग्जाम में पूछा जाता है। अनुरणन क्या है, ठीक है, यदि श्रवण यंत्र प्रयोग करते हैं, ये किस घटना पर आधारित होता है। आज तमाम तरह के प्रश्नों को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करना ना भूलें और इसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।